नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत में तीसरे मोर्चे की। वैसे तो राजस्थान को टू पार्टी स्टेट माना जाता है। यहां हमेशा कांग्रेस या भाजपा में ही किसी पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश में दोनों पार्टियों के अलावा कोई भी पार्टी कभी इस स्तर पर नहीं उभरे कि अपनी सरकार बना सके। लेकिन इस बार के सियासी रण में कई पार्टियां तीसरे मोर्चे के रूप में मजबूती से टाल ठोक रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ तीसरे मोर्चे के भी दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस को घेरने के लिए राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर तीसरा मोर्चा मैदान में उतर चुका है। इस बार सियासी संग्राम में बीएसपी, आरएलपी, आप और एएसएपी और एआईएमआईएम पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में चल रहे राजनीतिक घमासान में तीसरे मोर्चे की अहमियत लगातार बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने वाले नेता तीसरे मोर्चे का सहारा ले रहे हैं, तो तीसरा मोर्चा नेताओं को राजनीति में जिंदा रखने का विकल्प बना रहा है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी राजस्थान में आप, बसपा, बीटीपी के साथ तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि कांग्रेस और बीजेपी को तीसरा मोर्चा कितना चुनौती दे पाएगा और इस बार तीसरा मोर्चा क्या गोल खिला पाएगा। राजस्थान में कितना सफल होगा तीसरा मोर्चा, यह अहम सवाल है। और प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्या सियासी रण में तीसरा मोर्चा कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक जमीन को खिसका पाएगा और दोनों ही बड़ी पार्टियां इससे कितनी डरी हुई हैं, आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हमारी केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो राजस्थान में इस बार तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, यानी अभी तक राजस्थान की सियासत पर नजर दौड़ाए तो बेसिकली कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों पार्टियां के इर्द गिर्द ही सरकार बनी, या कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की। पहले अब आपको याद होगा, कभी इससे पहले वसुंधरा सरकार, अब गहलोत सरकार, फिर इसके बाद कांग्रेस बीजेपी यही चलता रहा। लेकिन इस बार की सियासी गणित जो है वो अलग है, अलहदा नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में इस बार कमाल हो पाएगा। सवाल कई सारे हैं, लेकिन अभी उसके लिए कई सारी पार्टियां अगर बात किया जाए तो इस बार सियासी ताल ठोक रही हैं। सियासी रण में बीएसपी, आरएलपी, आप और एएसपी और एआईएम एक्टिव में है। कांग्रेस और बीजेपी को घेरने में जुटा तीसरा मोर्चा। कांग्रेस और बीजेपी के को तीसरे मोर्चे की चुनौती है, यह बड़ी चुनौती है कि क्या पार पाएगी। इस बार मैदान में 88 पार्टियां हैं। राजस्थान में इस बार राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टियां सहित अगर कुल गणित जोड़ लिया जाए तो 88 पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक सकती हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के अलावा शेष गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड हैं जो कि इक्का दुक्का सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। और राज्य में फिलहाल कांग्रेस, भाजपा और बसपा, सीपीएम और आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मैदान में होंगे। इसके अलावा निम्न दल और मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दल के रूप में लड़ेंगे। अधिकांश पार्टियां मान्यता के लिए जरूरी न्यूनतम वोट प्रतिशत हासिल करने के लिए संघर्षरत रहती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार अगर बात किया जाए तो राजस्थान की सियासत में लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। कभी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमने वाले आज अलग अलग लोग हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश कटारा, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश पारिक, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि इस बार देखा जाए राजस्थान की सियासी गणित अलग है। कांग्रेस और बीजेपी तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, कभी कांग्रेस की सरकार कभी बीजेपी की, लेकिन इस बार बीएसपी, आरएलपी और इसके अलावा
आम आदमी पार्टी AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ताल ठोक रही है, चुनौतियां कितनी हैं? तो राजेश जी, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही है आवाज। ठीक है। मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे कि इस बार जो है कांग्रेस बीजेपी तो हमेशा से ये रहा है कि युद्ध दो पार्टियों के बीच में ही होता था। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप ही इन्हीं दो पार्टियों के बीच होते थे, लेकिन इस बार BSP, RLP, आम आदमी पार्टी और ASAP, AIM जो है, ये पार्टियां जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो क्या चुनौतियां बढ़ गई हैं आप लोगों के सामने? चैलेंजेस ज्यादा हो गए हैं? हाँ जी, हाँ जोड़िए ना, आप कनेक्ट करिए। हेलो। हाँ जी। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। चलिए, मेरा सवाल आपसे राजेश जी कि अगर इस बार का चुनाव देखा जाए तो बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस की इर्द गिर्द राजस्थान की सियासत घूमी है अभी तक, लेकिन इस बार आप लोगों के सामने चुनौतियां हैं और वो BSP, RLP, आम आदमी पार्टी जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, और इस बार ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। तो कितनी चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए सौरभ जी, कांग्रेस को चुनौती स्वीकार करना अच्छा लगता है, और जब तक चुनौती ना हो, जब तक खेल का आनंद नहीं है। और ये एक ऐसा खेल है जिस खेल में हार जीत ना होकर के जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। चुनौती कितनी आओ, जो जनता की सेवा करेगा वो देश पर राज करेगा, वो राजस्थान पर भी राज करेगा। कांग्रेस ने 5 साल में सारी चुनौतियां स्वीकार करी। जिस तरह से बीजेपी ने जो शासन किया उसमें सब लोग कितने परेशान थे। जैसे पहले शासनकाल में हमारे गुजरों पर कितनी गोलियां चलाई, कितने लोग मारे गए, उसको देखिए। उसके बाद में कांग्रेस का शासन आया, किस तरह से 5 साल कांग्रेस ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निकाले, उनको समझाया, उनकी जो भी समस्याएं थी उनको बड़े प्यार से सुना। उसके बाद में राजस्थान में इस तरह की समस्याएं, जैसे पिछड़ा प्रदेश में इस तरह से आता है क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, कई तरह की चीजें। तो कांग्रेस ने 25 लाख रुपए का इलाज भी दिया यहाँ पर के, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दिया जी। और कर्मचारियों की जो विसंगति थी वो PS भी लागू करी। इस तरह की 2000 यूनिट किसानों को बिजली भी फ्री दी और 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को दी। तो इस तरह की जन जन तक पहुंचने वाली उज्ज्वला योजना में भी हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। अभी हमारे गहलोत जी ने और भी कुछ गारंटियां दी हैं। तो इस तरह से कांग्रेस काम में विश्वास करती है और काम करेंगे तो लोग हमें चाहेंगे, और उस काम के भरोसे ही हम जनता के बीच में जाएंगे और अपन चौथी बार राजस्थान में सरकार बनाएंगे और इस बार रिवाज भी बदलेगा। बिल्कुल, इस बार रीति भी बदलेगी, रिवाज भी बदलेगी। चलिए, अच्छी बात है। मुकेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुकेश पारिक जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, ठीक है, आप तक आवाज नहीं आ रही है। तब तक राजेश जी, आप एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि बीजेपी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना, रीति और रिवाज बदलना है आपको, लेकिन 5 साल में सरकार बदलती रही है। और राजस्थान में कांग्रेस की अगर मौजूदा सरकार की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर सवाल खड़े हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही खड़े हुए हैं, और इसी मुद्दे को बीजेपी घेर रही है आप लोगों को। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे आपको भी पता है, अगर कोई भी हादसा, कोई भी घटना हुई है 24 घंटे के अंदर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 100% FIR दर्ज होती है। पहले 30% FIR दर्ज होती थी, 70% FIR दर्ज नहीं होती। आज जो आंकड़ा जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हमारे जननायक गहलोत जी ने ये आदेश दिया था कि हर पीड़ित की सुनवाई हो, हर पीड़ित की FIR दर्ज हो, जिससे आंकड़े सामने आए। पहले आंकड़े ही नहीं आते थे तो मालूम कैसे चलेगी? इससे भी ज्यादा अपराध पहले होते थे, गोलियां तक चली है किसानों पर, आप बताओ। अब इस बार के 5 साल में ऐसा देखने को मिला आपको कहीं गोली चल रही हो, कोई किसान मारा गया हो सरकारी उसकी वजह से लेकर के सरकारी प्रशासन? ऐसा तो नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ, पुलिस कस्टडी में गोली चली थी, वो देखा सबने। देखिए, 257 दिन में पहले जो चार्जशीट पेश होती थी, अब सिर्फ 57 दिन में चार्जशीट पेश होती है। ऐसा नहीं है
बीजेपी के पास में कोई इस तरह का कोई बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी हमारे लिए, क्योंकि 5 साल में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई जनहित का। आप बताइए, अगर 5 साल में लोग मुद्दा उठाते, काम करते, तो उनको बार बार कैंडिडेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कहीं गए हुए, उनको टिकट देने की तैयारी है, इसलिए इनके पास में कोई चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार नहीं है। इनमें खुद की लड़ाई इतनी है, सीएम पद की लड़ाई हो रही है आज। सीएम का इलेक्शन पहले होना है एमएलए के इलेक्शन से पहले, ऐसा लग रहा है बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी कहीं टिकती नहीं है, टिकटों में इतनी माथाफोड़ी हो रही है। हमने इतने टिकट दे दिए, अब कोई ऐसा आपको देखने को मिला है इस तरह का संघर्ष जो इन लोगों में हो रहा है? एक प्रत्याशी को तो इनको सुरक्षा देनी पड़ी है, जैसे सुरक्षा देनी पड़ी है, उसके लिए आज ही घोषणा हुई है। टिकट तो आपके देने के बाद कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता नाराज भी हुए, आपने देखा है। नाराजगी नाराज होना ये अलग तरह की चीज है, लाजमी है, पर हमने टिकट उन लोगों में से दिए जिन 5 साल क्षेत्र में काम किए, ना कि हमने कोई हवाई फायर उतारा, कोई पैरासूट उतारा। आज आपस में 10 लोग होते, वो वहां तक नाराजगी ठीक है, वहां तक तो, क्योंकि 10 लोग होते, 10 की अपेक्षा रहती है, पर हम उन 10 में से किसी 11वें को आकर के उतार गए, तो वहां उस तरह की नाराजगी होती है। वो नाराजगी सही नहीं है, वो जनता के बीच में गलत मैसेज नहीं जाता उसमें। इस बार लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजस्थान की छोटी छोटी जो सियासी पार्टियां हैं वो आप लोग खेल बिगाड़ सकती हैं, और नहीं बिगाड़ेंगे तो वोट बैंक जो है आप लोगों के स्कैटर्ड हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई रोड मैप है आप लोगों के पास? देखिए, उन चुनौतियों से निपटने की हमारी योजना सिर्फ गारंटी जनता के लिए। अब इसमें हर बार इलेक्शन होता है, आपको पता है, हर बार कितनी पार्टियां आती हैं, कोई जमानत नहीं बचा पाता। आपको कितनी हर बार आती हैं पार्टियां, तो पहली बार नहीं है इतनी पार्टियां आ रही हैं। ठीक है, आने तो अच्छी बात है, सबको अपना काम करना चाहिए, अच्छा काम करेगा वो राज करेगा। चलो ठीक है, मुकेश पारिक जी भी जुड़ गए। मुकेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हेलो। चलिए ठीक है मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे कि इस बार क्या राजस्थान थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि कई सारी सियासी पार्टियां भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इससे पहले का इतिहास देखें तो कांग्रेस और बीजेपी ही रहती थी, लेकिन इस बार जो है राजस्थान क्या थर्ड फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है? मानते हैं ऐसा है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी पार्टी बना सकता है और कोई भी पार्टी चुनाव में भाग ले सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजस्थान में आज तक कभी भी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि कोई थर्ड फ्रंट निर्णायक भूमिका में पहुंचा हो। ठीक है, ये कुछ तात्कालिक कुछ परिस्थितियों में कुछ सीट्स आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं ये नहीं मानता कि यहाँ कोई थर्ड फ्रंट की गुंजाइश है, और गुंजाइश लग भी नहीं रही है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है तो चुनाव में जब चुनाव आते हैं, अब आप पार्टी का एक पार्षद भी नहीं है पूरे राजस्थान में, लेकिन ठीक है वो चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही और पार्टी है, कुछ पार्टियां बांसवाड़ा डूंगरपुर की तरफ है, तो ये थोड़ा चुनाव में रहता है। लेकिन ऐसा कोई थर्ड फ्रंट कोई राजस्थान में निर्णायक भूमिका में होने वाला ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ऐसी कोई संभावना है। अगर बात किया जाए मुकेश जी आप लोगों की रणनीतियों को लेकर, तो क्या कुछ रणनीतियां बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि जनता अगर बीजेपी के साथ जाए तो क्यों जाए, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। देखिए, प्रदेश की जनता मानस बना चुकी है परिवर्तन का, और वो परिवर्तन क्यों हो? जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जिसका लाभ देश की लाखों करोड़ों जनता को मिल रहा है। आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार जो गरीब को पैसा भेजती है वो पूरा पैसा उसकी जेब में जाता है, ऐसा पहली बार हुआ। ऐसे कई नवाचार हुए जिससे देश हमारा, देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा, देश का मजदूर, सब लोग आज उन्नति की राह पर चले। दूसरी ओर जो राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, वो सब इस राजस्थान की जनता ने उसको जिस प्रकार से उनका जो कार्यशैली रही है उसको झेला है। आपने देखा होगा जब इस कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ तो वही अंतरकलह की नींव पर गठित हुआ, और वो अंतरकलह का सारा खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा। आज प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में जो पिछड़ा है, जिस तरीके से एक शांत प्रदेश कहलाने वाला, जहां पर आए दिन बलात्कार की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, आगजनी, हत्याएं, आज एक उसका एक बहुत बड़ा राजस्थान ऐसा लग रहा है कि कोई चारागाह बन गया हो इनके क्रिमिनल्स के लिए। तो राजस्थान की आज स्थिति ये हो गई। किसानों की आज क्या स्थिति है? किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके ये सरकार आई थी,
सत्ता में, लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुआ। कई किसानों को अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। युवाओं की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज जिस प्रकार से पेपर लीक हुए प्रदेश में, युवाओं के स्वप्न को चकनाचूर करने वाली ये सरकार, जिसने लाखों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, ये हम सब ने देखा है। ये किसी भी मोर्चे पर ये खरे नहीं उतरे, जो वादे किए वो इन्होंने पूरे नहीं किए। इनके अंतरकलह की ये पराकाष्ठा रही कि जिस प्रकार से अंतरकलह के कारण ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने और कुर्सी हथियाने में लगे रहे, उसका नुकसान प्रदेश की जनता को हुआ। और जो हमने जिस प्रकार से, चाहे हमारी वो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हो, चाहे हम जनता के बीच में और माध्यम से गए हो, ये जनता का सीधा साफ नजर आ रहा है कि जनता मानस बना चुकी है प्रदेश में परिवर्तन का। जनता मानस बना चुकी है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। तो ये लग रहा है, आज जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में आज सर्वाधिक अगर कोई प्रदेश है जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जहां पर हो रही है, सरकारी भवन में सोना और रुपया मिल रहा है, जनता ये भी जानना चाहती है मुकेश जी, चेहरा कौन होगा? क्योंकि सीएम चेहरा तो आप लोग को आगे कर ही नहीं रहे हैं, सीएम कौन होगा इसके विषय में आप लोगों ने पत्ता खोला ही नहीं है। लेकिन जनता ये भी चाहती है कि हमारा नेता कौन हो, ऐसा कोई सीएम चेहरा हो, उसके विषय में कब तक मोदी जी के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सब में ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और हम कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं और हम जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है सुशासन, जनता चाहती है कि ऐसी हाथों में सत्ता की जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो। जनता ऐसी पार्टी की सत्ता चाहती है कि जहां पर हर वर्ग को लाभ मिले, जहां पर जातिवाद और धर्म की बात नहीं हो। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस जो पहले इंदिरा गांधी के समय में नारा देती थी कि जात पर न पात पर, आज वो सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। तो ये सब जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति, और रही बात आपने जो मुख्यमंत्री की बात कही, ये विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद ये तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें, सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री भी बनेगा, विधायक तय करेंगे। तो ये सब चीजें होने वाली है भविष्य में। लीजिए राजेश जी, मुकेश जी ने तो दावा कर दिया है कि सरकार बीजेपी की बन रही है और आप कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही है, रिपीट हो रही है। देखिए, दावा तो कोई भी कर सकता है, परंतु सरकार बनाने के लिए काम करना पड़ता है। 2014 में इन्होंने जो दावा किया था केंद्र में, उस दावे का क्या हुआ? उस दावे पर भरोसा ना करके 2014 में इनकी कितने राज्यों में सरकार आई आपने देखा। उसके बाद में फिर कैसे इनका नीचे ग्राफ हुआ। इनका जो वादा था, वादा सबसे पहले इनका फेल हुआ। इनसे दिल्ली गई आप देखिए, तो कर्नाटक गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया और महाराष्ट्र गया। कितने राज्य ऐसे हैं जो इनके हाथ से, हिमाचल गया, कितने राज्य ऐसे हैं जो इनके हाथ से चले गए। अगर इतनी गारंटी, इनकी जो वादे में दम होता तो ये राज्य कभी नहीं जाते थे। उसके बाद में कांग्रेस गारंटी देती है, ये वादा करते हैं। अब ये गारंटी अब इनको भी समझ में आने लगी कि अब भी गारंटी दें। अभी आकर के मोदी जी ने और गारंटी दे दी। अशोक गहलोत जी ने एक पैतरा फेंका था कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं आप उनको बंद ना करें अगर आपकी सरकार आए। तो उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मानते हैं प्रधानमंत्री जी भी ये बात कि जो कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, ये योजनाएं चला रखी है, तो बहुत बढ़िया योजना है। तो आप बताओ फिर जनता क्यों बार बार सरकार चेंज करेगी? कांग्रेस में भरोसा करेगी ना। कांग्रेस ने फिर 5-7 गारंटियां और दे दी, बहुत अच्छी अच्छी। हर परिवार की मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे। गोवंश का जो गोबर है वो भी 2 रुपए किलो बिकेगा। सरकारी कॉलेज में 1 साल जो विद्यार्थी आएंगे उनको लैपटॉप भी दिए जाएंगे। मतलब इस तरह की कई गारंटी कांग्रेस ने दी है। आज आप देखो पूरे भारत में ये इस ओपीएस जो अपने लागू किए वो पूरे भारत में कहीं है क्या किसी भी राज्य में? तो जनता कर्मचारी क्यों नहीं भरोसा करेगा? 2000 यूनिट फ्री हम दे रहे हैं किसानों को, तो किसान हमारे साथ क्यों नहीं भरोसा करेगा? और रोजगार की बात, जो बिल्कुल गरीब तबके का जो बेरोजगार है उसके लिए भी हम नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया, तो वो क्यों नहीं कांग्रेस पे भरोसा करेगा? आप एक महिलाओं के लिए 50% किराए में वो सिलेंडर हम 500 रुपए में दे रहे हैं, ये 600 रुपए में दे रहे हैं। आप बताइए 600 रुपए में कौन 600 रुपए में खरीदेगा, कोई 500 रुपए में खरीदेगा? आप बताओ।
सही बात दूसरा है। निरोगी लेकिन राजस्थान। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि ये जो लोक लुभावने आप वादा कर रहे हैं, चुनाव से पहले ही आप लोगों को याद आ रहा है, चुनाव से पहले ही कर देते। जब नजदीक आ चुनाव से गई, पहले जब चुनाव एकदम करीब आ गया, तो आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए देंगे और सारी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, पहले दे देते। देखिए सौरभ जी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 5 साल से काम किए, अब और करना चाहते हैं। एक दिन में सारा काम नहीं हो जाता, ये आप भी समझते हैं ये चीज। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आ रहा है, हर चीज की योजनाएं आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरा ये जो फ्री की, पर्टिकुलरली ये जो फ्री की रेवड़ी मिल रही है, फ्री के जो पैसे बांटे जाएंगे, आएंगे कहाँ से पैसे इतने? क्यों नहीं आप रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध करा देते कि हम ऐसा व्यवस्था करा देते हैं कि लोग कमाएं, उन मेहनत करें और उनको कमाने का मौका मिले। फ्री में कब तक आप लोग बांटते रहेंगे? कब तक देंगे? राजकोष से निकाल निकाल के देते रहेंगे? कब तक देते रहेंगे? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जा रही कि पैसा न दे पाए लोग खुद ही पैसा कमाने लगे? ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? फ्री का रेवड़ी बांटती रहिए, रेवड़ी कल्चर ये खूब चलता रहे। सौरभ जी, ये रेवड़ियां नहीं है। आपको पता है कोरोना काल के बाद में और जीएसटी के बाद में, नोटबंदी के बाद में देश की हालत क्या हो गई है। आप देखिए, लोग 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, सैलरी 50% रह गई। आज हम रोजगारों के लिए तो दे रहे हैं ना, हम 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं हम, ताकि महिलाएं जो घर में रहती है उनका खर्चे के लिए भी हम अगर पैसे दे रहे हैं, तो ये रेवड़ियां हो गई। आज किसी माताएं बहनों के लिए हम कुछ देना चाहते हैं तो वो रेवड़ियां हो गई। कि आप बताइए, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है? कब तक, मैं ही जानना चाहता हूँ, कब तक आप लोग फ्री में बांटते रहेंगे? देखिए, रोजगार भी उपलब्ध करा रही है सरकार, पर जो बड़े रोजगार उपलब्ध कराएगी वो केंद्र सरकार का भी कुछ इसमें होता है। अब आप बताओ, केंद्र सरकार जो अग्निवीर योजना लाई है, उससे रोजगार बढ़ेगा कि बेरोजगार बढ़ेगा? ये बताओ आप। 4 साल बाद में बच्चा पढ़ेगा, 4 साल बाद में वो कहाँ जाएगा? और बेरोजगार बढ़ता जाएगा। क्यों ना परमानेंट। आज लड़के 21 साल बाद में बेचारे ओवरेज हो गए, अब वो क्या करेंगे आप बताइए? चलिए ठीक है मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या सिर्फ लोक लुभावने वादे से ही सरकार बनती है क्या? बिल्कुल नहीं। लोक लुभावन वादे, अभी आपने भी कहा, जब कांग्रेस सरकार जब जाने का समय जब आ रहा है, उस समय सरकार को ये सारी बातें याद आ रही है कि हम ये करेंगे, हम इस बात की गारंटी देंगे। बेहतर होता है ये सरकार गारंटी देती महिलाओं से, माताओं बहनों से कि आपकी हम सुरक्षा करेंगे। प्रदेश में राजेश जी आपको मालूम होना चाहिए कितने बलात्कार रोजाना हो रहे हैं। ये गारंटी देती नागरिकों की सुरक्षा की, कितने दिन आए दिन हत्याएं हो रही है। आपकी सरकार में बजरी माफिया, खनन माफिया, भू माफिया और पेपर लीक प्रकरण जैसे हजारों अनगिनत अपराध हो रहे हैं। आपके भरत सिंह जी, जो आपके यो कहें कि एक ईमानदार विधायक के रूप में जिनकी छवि है, उन्होंने कितनी बार कहा कि मंत्री खनन माफिया है। उन्होंने आपके मंत्री पर आरोप लगाया, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी ने इस बात का कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने पत्र दिए, लिखित में पत्र दिए, और आपके कई विधायकों ने यह आरोप लगाया आपके ऊपर कि भाई आप ये सरकार में ये लोग बेईमान है, भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार की। आपके ही लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की बात को आपने कहा कि हम विपक्ष में इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने कभी आपके पार्टी के नेताओं के लिए भी नहीं कहा। और आपकी दिव्या मदेरना ने तो यहां तक कहा, विधानसभा में कहा, रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा कि अगली जब चुनाव में जाओगे और अगली बार जब परिणाम आएंगे, एक इनोवा के लायक सवारी के विधायक बनेंगे, ये आपकी नेता ने कहा। तो इसलिए आपके नेता भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना हुआ है इस सरकार में। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपने लांघ दी, ये सब जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। तो ये आपके झूठे वादे लुभावने, अरे आपने पुराने वादे पूरे नहीं किए। आपने कहा था हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, आज तक किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। आपने कहा हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक सारे युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। आपने कहा ये परीक्षाओं में इतनी भर्तियां करेगी, आपने भर्तियां करना तो दूर, आपने पेपर लीक के रिकॉर्ड बना दिए। और एक ही परिवार के, क्या वहीं सारा आपके बुद्धिमान लोग हैं? एक ही परिवार के, एक ही गांव के इतने लोग आपके आरएएस बन गए। और पेपर लीक प्रकरण के तार कहां जुड़े हुए थे, पेपर लीक प्रकरण के तार कहां जुड़े हुए थे, ये सब जानते हैं।
आज आप चलिए बार ठीक बार है, कितनी बार हमारे साथ श्याम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। स्वागत है श्याम जी आपका। ठीक है, इस सरकार को माफ नहीं करेगी। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, इनके मंत्री ने जब बलात्कार की बात आई तो विधानसभा में क्या, चलिए ठीक है, मैं इसके विषय में पूछूंगा आपसे। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। मेरा सवाल ये कि राजस्थान की सियासत पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और ज्यादातर आपने देखा होगा अपने पत्रकारिता में कि कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द ही ये धुरी पर राजस्थान अभी तक चला है, लेकिन इस बार जो है राजस्थान में नया देखने को मिल जाएगा। आरएलपी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, इसके बाद आम आदमी पार्टी, एआईएम। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान थर्ड फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या आपका विश्लेषण है? देखिए, जिस तरह से थर्ड फ्रंट बहुत देर से बढ़ रहा है, यदि जल्दी आता होता, और जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल किस पार्टी से समझौता कर रहे हैं, क्योंकि उनको एससी वोट चाहिए, बीएसपी ने समझौता नहीं किया, आप पार्टी ने कहा कि आप हमारे में विलय हो जाइए। ठीक है, हनुमान बेनीवाल से पहले भी मैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की बात करूंगा, उनके भी विधायक जीते थे, ये तो अब मुकेश जी को मालूम है, जो कि अब तो इनकी पार्टी में है। वो भी थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, इनके साथ चलना चाहते थे। घनश्याम तिवारी ने भी पार्टी बनाई थी, 3 लोग थे जो थर्ड फ्रंट को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते थे, थर्ड फ्रंट नहीं बढ़ा। आज देखिए, जिस प्रकार से देखिएगा जो माहौल है, हनुमान बेनीवाल ने 5 साल तक मेहनत की, लेकिन किसके साथ की? मुकेश जी की पार्टी के साथ मिलके की। आधे टाइम फिर उनका जब नहीं बैठा तो फिर वो बाहर निकल गए, और निश्चित रूप से मूल रूप से तो वो बीजेपी के हैं। वसुंधरा जी से दुखी होकर के पार्टी निर्दलीय जीते और फिर पार्टी बनाई। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, अब कितनी सफलता मिल पाएगी? देखिए, अभी तक तो उन्होंने उम्मीदवार जितने उतारे हैं, उससे लगता नहीं कि आगे कितने उम्मीदवार उतारेंगे और किस तरह की स्थिति बनेगी। लेकिन हाँ, थर्ड फ्रंट में अगर आप पार्टी ढंग से चुनाव लड़ती, क्योंकि केजरीवाल मेरे को लगता नहीं कि चुनाव मन से लड़ रहे हो, क्योंकि वो आते हैं, वो 10 लाख के कमरे में रुक के तो चले जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते। बात है, मैं मुकेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है। मुकेश जी, आपको तो पता है ना, रामबाग, ललित मोदी, वसुंधरा राजे बहुत 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 चर्चा में रहते नहीं रहते, आपको मालूम है नहीं है? अगर मालूम नहीं हो तो फिर आप जिस तरह से आज आरोप प्रत्यारोप, हाँ आज हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि उनको मिला के रखने, कुनबे को बनाए रखने के लिए मजबूरियां बहुत सारी होती, करा, और नहीं चाहते हुए भी करा। हाँ, जिस तरह की स्थितियां बनती है, और अशोक गहलोत ने तो अभी भी यही किया कि मेरे लोगों को त्याग बलिदान किया, मैं उनको टिकट दिला रहा हूँ। अब राजेश जी जैसे को तो टिकट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो किस पार्टी किस तरफ होंगे मुझे नहीं पता, पायलट की तरफ है या अशोक गहलोत की तरफ या कांग्रेस की तरफ है, मुझे नहीं पता। लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है, दोनों ही पार्टी। देखिए, आपकी पार्टी में कौन लोग आ गए? ज्योति मिर्धा क्या कहती थी संसद में, आप ज्योति मिर्धा को कहां से खड़ा कर रहे हो? तो पता है ना आपको कि उनके दादा देखिए, उनके दादा कहाँ रहे, वो भी एक जगह नहीं रहे, इससे आपने ले लिया। ज्योति खंडेलवाल कल तक क्या कहती थी, कटारा जी के साथ थी, वो क्या कहती थी आपको पता है? मैंने देखा नगर निगम में जब मेयर थी क्या कहती थी, आपकी सुमन जी को हरा के आई। सुमन जी आज श्याम जी, मेरा सवाल ये कि देखिए, ये जो पार्टियां हैं, देखिए अभी इनको सरकार तो बना पाना कठिन है, क्योंकि अभी नए आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही। तो कितना कांग्रेस और बीजेपी कितना ये खेल बिगाड़ पाएंगी, इसको थोड़ा समझाइए। कहते हैं ना, वोट कटवा का ये लोग काम करेंगे, तो कितना इनका वोट कटेगा, ये अहम सवाल है। देखिए, आपने बात बहुत ठीक कही। आम आदमी पार्टी पहली बार नहीं लड़ी, 142 सीटों पर पहले लड़ी थी, जमानत जब्त करा गई थी, लेकिन इस बार चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर कहीं तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ये बात सही है। जिस प्रकार से मुझे देखना, मैं टिकट देख रहा था, कांग्रेस को फायदे की बात कहीं कर रही है, और कहीं कहीं आप पार्टी निश्चित तौर पे एक आध जगह तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी। जब अगर महेश जोशी को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से पप्पू कुरैशी आपका नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह की बातें हुई है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति में जो देखिए बहुत सारी सीटें ऐसी है जो कि 5000 से कम वोटों से चुनाव हारा जीता जाता है, और ये लोग जाकर के खड़े हो जाएंगे तो वोटों का खेल बिगाड़ देंगे, पता ही नहीं पड़ेगा। 134 वोटों से 400 वोटों से 800 वोटों से, और हमारे यहाँ से 1 वोट से भी जीत हार हुई है। ये निश्चित रूप से इस बार सीपी जोशी को पता पड़ रहा है कि किस तरह से स्थितियां बिगड़ेगी, क्या होगा। 1 वोट की कीमत वो जानते हैं अगर सही तरीके से, तो दोनों ही पार्टियों में निश्चित रूप से कम भी मैं मानता हूं कि 25 से 30 सीटें
बिगाड़ने का काम करेंगे, और वो किधर क्या होगा मुझे नहीं पता, कि कांग्रेस को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान, तो दोनों तरफ होना है, और बाकी चलिए लोग ठीक है। को लेके चल अब जाइए। बाकी मुकेश लोग- जी, आपने सुन लिया कि श्याम जी कह रहे हैं कि देखिए नुकसान तो दोनों को होगा, बीजेपी को भी होगा, कांग्रेस को। तो डैमेज कंट्रोल आप कैसे अपना करेंगे, कैसे नुकसान से आप बचेंगे, इसको लेकर कोई आपके मन में कोई प्लान हो, कोई तैयारी हो, ताकि नुकसान कम से कम हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं बूथ से लेके पन्ना प्रमुख तक की, वो सारी एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो चुनाव के लिए तैयार है। अब थर्ड फ्रंट किसका खेल बिगाड़ेगा, किसके लिए लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, अपने सिद्धांतों पर लड़ेगी। केंद्र सरकार के द्वारा जो काम हुए उनके आधार पर लड़ेगी। हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से लड़ेगी। और हमारी पूरी की पूरी पार्टी, जिसमें इतनी भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं की एक फौज है, टीम है, वो घर घर जाएगी। हमारे केंद्र सरकार के लोगों ने काम देखे हैं, हमारे देश को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हमारे देश का पूरी दुनिया में एक साख देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो हमको निश्चित रूप से हमारे एक लोकप्रिय नेता का हमारा ऊपर जो लाभ हमको है वो हमारे को नजर आ रहा है। हमारी केंद्र सरकार के जो काम है वो हमको नजर आ रहे हैं, और जिस प्रकार से इस राजस्थान सरकार की जो असफल 5 साल रहे हैं वो हमारे सामने है। तो हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो चुनावी जो युद्ध है उसमें निश्चित रूप से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये निश्चित रूप से जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये साफ नजर आता है। और जिस प्रकार से 5 साल में किसान, युवा, मजदूर सब लोग जिस प्रकार से ग्रस्त हुए हैं, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बलात्कार और अत्याचार हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें देश की जनता, प्रदेश की जनता इन चीजों को भूल नहीं सकती। और इन चीजों के आधार पर ही जिस प्रकार से, मैं एक चीज मेरी अधूरी रह गई थी कहना, कि जब हमने बलात्कार के ऊपर जब बात की और हमने बड़ी लज्जाजनक, एक इनके मंत्री ने विधानसभा में कहा कि बलात्कार राजस्थान में इसलिए हो रहे हैं इतने ज्यादा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो इस प्रकार की बातें प्रदेश की जनता भूलती नहीं है। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वो पेपर लीक भूलते नहीं है। हमारे किसान संपूर्ण कर्ज माफी का वादा भूल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार को निश्चित रूप से इस चुनाव में घर पे बैठाएगी। प्रदेश की जनता मानस बना चुकी है। हमने जो परिवर्तन यात्रा निकाली उसमें हम जनता से घर घर जाके मिले हैं। जनता के सामने उनका साफ नजर आ रहा था कि हम इस सरकार से, प्रदेश की सरकार से त्रस्त हैं। ठीक है राजेश जी, आप कुछ कहेंगे कि प्रदेश सरकार से जनता त्रस्त है, तो आप तो कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है, और बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर जब जनता आप लोगों से परेशान है तो कैसे मैंडेट देगी जनता? तो जी आप देख रहे हो कि जनता परेशान है कि जनता खुश है। आज आप एसएमएस में जाके देखिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, कितने लोग इलाज कराने आते हैं और कितने लोग कांग्रेस की और जननायक अशोक गहलोत जी की जय जयकार करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखा है, उन पर किराए तक के पैसे नहीं है, उनके लिए एम्बुलेंस तक फ्री जाती है, और इलाज 5-5, 6-6 लाख रुपए में किसी के घुटना ट्रांसप्लांट होते हैं, किसी के बाल डलता है, किसी के स्टेंट डलता है। ये सारी सुविधाएं लेकर के और सकुशल घर पहुंचते हैं वो। आप बताइए कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ क्या? आज गरीबों की बात, जैसे उज्ज्वला योजना में इन्होंने सिलेंडर दे दिए, उनको गरीब माने तभी तो उनको इन्होंने सिलेंडर दिए। उसके बाद में उनको वो 1200 रुपए में आम आदमी के बराबर रेट में कैसे भरा सकते हैं? आप बताइए। ये इस तरह की इन्होंने योजनाएं दी। वो वाली लिफाफा बड़ा था परंतु वो खाली था। इनकी जो योजनाएं थी वो इस तरह की थी। कांग्रेस ने तुरंत उनको रिलीफ देते हुए वो सिलेंडर 500 रुपए का किया कि नहीं किया? बताइए। तो जनता अब वापस वो सिलेंडर वापस निकलने लग गए, और वो वापस महिलाएं वो भराने लग गई, और धूल धुआं से उनको मुक्ति मिल गई। चलिए ठीक है श्याम जी, ठीक है, आप दोनों की बात है। श्याम जी, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए अगर बीजेपी से पूछा जाए तो बीजेपी कोई नहीं कहेगा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस कहेगी हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी कोई ये नहीं कहेगा भैया मेरी सरकार नहीं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि राजस्थान की सियासत पे अगर नजर दौड़ाए तो हर 5 साल पे सरकार बदलने की परिपाटी
चलिए आइए, इस बार आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या है? आप क्योंकि देखते होंगे, ग्राउंड पे भी देखते होंगे, लोगों से, राजस्थान की जनता से आपकी बातचीत भी होती होगी, कैसी हवा किस तरफ बह रही है, कुछ दर्शकों को समझाएंगे क्या? देखिए, अभी तो क्योंकि 124 तो कांग्रेस को 105 तो करीब कांग्रेस की टिकट बकाया है, और 76 करीब बीजेपी के बकाया है। दोनों के टिकट अभी तक धरातल पे उतरे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने पहले हारने वाली सीटों पर जो सांसदों को उतारा, तो इससे संघर्ष तो हो रहा है। कुछ जगह बगावत भी हुई है, होना भी चाहिए। अगर पार्टी में बगावत नहीं होती, सक्रियता नहीं है, तो बगावत का मतलब नहीं है कि आप हार रहे हो, जीत रहे हो। क्योंकि देखिए, दोनों ही पार्टी को अपने वोट हैं, अपने तरीके हैं चुनाव लड़ने के। अब देखिए, केवल अशोक गहलोत के नाम से चुनाव राजेश जी जीत पाना मुश्किल होगा। आप भी जननायक कहने लगे, जननायक एक को बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप गारंटी केवल मुख्यमंत्री जी अब क्यों दे रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री है नहीं अब। मुख्यमंत्री को गारंटी देने का अधिकार कब तक था? आचार संहिता लगने से पहले का। उसके बाद तो अगर आप घोषणा पत्र में अगर गारंटी दिलाओगे तो मुझे ठीक लगता है। गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे हुए थे, प्रभारी भी बैठे हुए थे, कहते भाई मुख्यमंत्री जी आप, हम सब मिलकर के बात करेंगे और फिर गारंटी देंगे तो ठीक लगेगा। लेकिन आप गारंटी दे रहे हो क्योंकि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका मतलब चौथी बार। दूसरा, क्योंकि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व अगर वो आदेश दे रहा है आपको, उस चीज को देखिए बनाए रखिएगा तो ठीक लगेगा। ये है बीजेपी की स्थिति। देखिए, अभी तक तो बाहर के लोगों को, ये 50 अधिकारियों को लाए और कहते हैं 15 सीटों पर उतारेंगे ये, क्योंकि इनके कार्यकर्ता जो कैडर बेस, जो मुकेश जी बार बार, जैसे मुकेश जी कैडर बेस व्यक्ति हैं, इनको नहीं मिलेगा टिकट, क्योंकि ये इनका कैडर बेस पे रहना है। इनको तो चुनाव थोड़ा लड़ना है, तो पार्टी की सेवा के लिए है। सेवा के लिए दूसरे लोग जो आएंगे, कांग्रेस से काफी लोग आए, अब देखिए उनको सबको टिकट मिलेगा। मुझे बिना टिकट लिए तो कोई आता नहीं, बिना, अब वो सब कहते हैं निस्वार्थ आया हूँ। अशोक जी भी यही कहते थे कि बीएसपी से कांग्रेस में आए थे तो निस्वार्थ आए थे, सबको कुछ ना कुछ दिया ना अशोक जी ने, उनका खुली छूट, करो जो कुछ करना है। और राजेंद्र गुड़ा तो फिर लेने के बाद भी क्या कर रहा है आपको पता है। तो इसलिए निर्दलीय अशोक जी के हैं, हम कांग्रेस के नहीं है। अब सबको कांग्रेस का बनाया आपने। तो ये देखिए, जिस प्रकार पार्टी में जो नई स्थितियां पैदा हो गई है, जीत के लिए, सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो सत्ता तो फिर देखिएगा महत्वपूर्ण है कि देखिए बीजेपी के पास बहुत कुछ है तो सही देने के लिए, वो यहाँ नहीं तो केंद्र में दे देगी। और कांग्रेस के पास देने के लिए अभी कम है। वो तो कह रहे हैं जो है, आप पुराने हो, लड़ो। चुनाव लड़ने की स्थिति में वही बात सही कि परिवर्तन हो भी सकता है और बच भी सकता है, लेकिन ये स्थितियां अभी जब हम पूरा टिकट बढ़ जाएंगे तो हम कह पाएंगे। अभी तो बीजेपी में बगावत की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इनके जो अभी कमेटी बनाई थी कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में, वो मुकेश जी मुझे लगता है प्रभावी नहीं है। आरएसएस ज्यादा सक्रिय नहीं हो पाई। आज राजवी जा पाए थे क्योंकि नवोन्मेष का काम शुरू हो गया। इतनी देर क्यों गए? क्योंकि उनको पता था विद्रोह हो रहा है वहां पर, क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां विधायक रहे हैं 2 बार। नहीं, पार्टी के वोट जो होते हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से बाहरी लोगों को ज्यादा ला रहे हो, क्या वो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप तो ऐसी जगह पे ले जा रहे हो जहां आप कभी जीते ही नहीं। 7 सांसदों का आपने वहां इसलिए खड़े कर दिए कि आप या तो राजनीति में रहना है तो जीत के आओ, नहीं तो हो आप तो निपट लिए जो कुछ होना है। तो एक नया पेटेंट लाए पश्चिमी बंगाल में, आप उसको कारगर नहीं बना पाए, लेकिन हाँ हो सकता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो नई चीजों को उत्पन्न करके लाना चाहते हैं राजनीति में, क्योंकि ये भी लोग पुराने लोगों को उतार रहे, नए को तो उतार नहीं रहे, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा तो इन्होंने कमाया तो खर्च भी करेंगे। तो पार्टी में किस प्रकार, और देखिए जो मैं सही बता रहा हूँ कि जो थर्ड फ्रंट वाली बात बार बार आ रही है, थर्ड फ्रंट कई जगह खेल बिगाड़ जाएगा आपका। और खेल बिगाड़ने के बाद यदि अंतर का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा तो सरकार फिर कैसी बनेगी? अभी आपको पता है कि भैरव सिंह जी ने जब सरकार बनाई थी तो उनको भी निर्दलीयों को लाना पड़ा था। क्या स्थिति, आरोप प्रत्यारोप लगे थे। आप तो याद रखते हो, रोहतास जो आज आप भीम आर्मी पार्टी से लेकर के टिकट आपके खिलाफ है, अनीता जो बाहर से आई थी वो आपके खिलाफ है, बहुत सारे लोग मैं बता सकता हूँ कि आप बाहर से लाए थे वो आपको चुनौती देने के लिए, और आप जीजा जी को ले आए जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, और ये आपकी विधायक को ले गए। तो जो अदल बदल की राजनीति है वो कितना कारगर हो पाएगी? देखिए अभी संशय की स्थिति है, जब पूरे टिकट बढ़ जाएंगे और बागी कितने खड़े हो गए, दोनों के बागियों को कम करने के लिए देरी हो रही है। दोनों ही पार्टी कह रही है देरी से लाओ, कम से कम बागी नहीं खड़े हो सके। तो ये सब खेल है राजनीति, राजस्थान की राजनीति में 2023 का जो चुनाव होगा निश्चित रूप से इस देश को दिशा और संदेश देने वाला होगा। यदि कांग्रेस जीतती है तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, क्योंकि 2018 में भी
सरकार नहीं बचा पाए थे, अमित शाह भी थे और लेकिन क्योंकि आप सरकार में आप इनके लोगों को ला करके लड़ रहे हो, और हो सकता हो कुछ चीजें आप जीत करके इनको कर सकते हो, जीत करने की स्थिति कर भी सकते हो, लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ, अभी तो मैं जब तक अगर सारे चीजें डिक्लेयर हो गए होते और ये मालूम पड़ गया कि बागी कहाँ कहाँ थर्ड फ्रंट कहाँ कहाँ बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, जेजेपी आ गया, जेजेपी तो बीजेपी पे वो तो आप हरियाणा में आपके साथ है, और यहाँ देखिए ऐसी जगह को उतार दिया जो चुनौती बनेगा कई जगह। अब कितना बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि अजय चौटाला, देवी लाल जी को हमने बनाया उपराष्ट्रपति, यहाँ उप प्रधानमंत्री यहीं से थे। तो अभी थोड़ा सा अगर जब इनकी एक की चौथी सूची जारी हो जाएगी, एक की तीसरी सूची आ जाएगी, तो बता पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इंतजार की जरूरत है। मैं अभी क्योंकि मैं बहुत जगह कह सकता हूँ कि संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और बागी कितने खड़े होंगे, किस तरह के, और लोग खड़े भी करते हैं कई बार, क्या है बीजेपी वाले भी मुस्लिम को खड़ा करते हैं, भाई कोई बात नहीं तो टिकट। चलिए राजेश जी, आपको लगता है क्या कि बागी बिगाड़ेंगे खेल? राजेश जी, जी लगता है कि बागी बिगाड़ेंगे खेल, जैसा कि श्याम सुंदर जी बता रहे हैं कि बागी जो है वो खेल बिगाड़ते हैं, हमेशा बगावत जहां भी शब्द आया वहां काम बिगड़ जाता, क्योंकि यहाँ 3 शब्द आ जाते हैं, अगर मगर लेकिन, तो काम बिगाड़े 3 अगर मगर लेकिन। अगर मगर लेकिन होने लगे पार्टी में, समझ लो खेल बिगड़ने वाला है। बागी बिगाड़ेंगे खेल आप लोगों का? देखिए सौरभ जी, बागी 2 तरह के होते हैं। एक बागी ऐसे होते हैं अति महत्वाकांक्षी होते हैं, जो उनको सिर्फ बागीपन से मतलब उनका कोई जनाधार नहीं है। एक बागी ऐसा होता है जो गलत तरीके से वास्तव में उसके साथ गलत हुआ हो। तो कांग्रेस ने कोई अभी तक इतने टिकटों में आपको देखने को मिला होगा, कोई टिकट ऐसा नहीं दिया जिसमें कोई बहुत बड़ी बगावत हुई हो। अब बिल्कुल जो कैपेबल और जो जनता के बीच का है नुमाइंदा, उसी को हमने टिकट दिया है। बाकी जो इस तरह से पैरासूट अगर हम उतारते तो हो सकता है बागी खेल बिगाड़ते हमारा, पर हमारे यहाँ बागी अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। आपको, आप भी देख रहे हो, कोई इस तरह का विवाद नहीं है हमारे बीच में। तो बागी खेल वहीं बिगाड़ते हैं जहाँ गलत तरीके से किसी आदमी को आप समझौता करना चाहो। हमने कोई समझौता नहीं किया है, हमने सिर्फ कैपेबल आदमी को ही टिकट दिया है यहाँ। तो हमें बागी से कोई डरने की जरूरत नहीं। चलिए मुकेश जी, आपके यहाँ सांचौर से जब आपने सांसदों को 7 सांसदों को जब टिकट दिया, सांचौर में सबसे पहले विरोध देखने को मिला, तो अब क्या उम्मीद किया जाए, जिससे बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता नाराज हो गए, तो जब लोग नाराज हुए तो उनको मनाने की कवायद की जा रही है कि उनको शांत कराया जाए कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल होगा, तो कैसे कर रहे हैं आप लोग डैमेज कंट्रोल? देखिए, जब ये टिकट वितरण होता है तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देश की और जो राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, सबकी रुचि भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और इस कारण एक भारतीय जनता पार्टी बड़ी कार्यकर्ताओं की भी पार्टी है। तो एक सीट पर बहुत सारे योग्य उम्मीदवार होते हैं जो जहां पर विधायक का चुनाव जीतने में सक्षम होते हैं। ऐसे भी कई उम्मीदवार होते हैं, लेकिन एक सीट पर जो कि एक ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो वहां पर एक टिकट दिया जाता है। तो कुछ स्वाभाविक से भी प्रक्रिया है कि कुछ लोग जिनको वास्तव में वो भी इसके योग्य होते हैं, लेकिन एक टिकट देना होता है तो एक को ही मिलता है, तो एक विरोध होता है। दूसरा, कई बार ऐसा स्थितियां होती है कि वहां पर टिकट वितरण में परिवर्तन जरूरी होता है। ये सब पार्टी तय करती है, पार्टी फीडबैक लेती है, नीचे से भी फीडबैक लेती है, और ऊपर जाके जो अंतिम मोहर है वो हमारी जो केंद्रीय समिति है वो लगाती है। तो इसलिए एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जिस कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भावावेश में थोड़े समय वो जरूर नाराज रहता है, लेकिन जब उनसे बात होती है, उनको समझाया जाता है, सारी चीजें होती है, तो कार्यकर्ता मान जाता है। तो ये कोई हमारे लिए बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का मान रहे, सम्मान रहे। जो योग्य है, जिसको टिकट नहीं मिल पाया है, पार्टी निश्चित रूप से उसके लिए भी देखती है, और राजनीतिक क्षेत्र में जो उसकी जनता के प्रति, जो जनता में उसके प्रति जितना विश्वास है, उसके अनुरूप काम भी करती है। तो ये हमारा कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता मानता भी है, कार्यकर्ता को मनाना भी पड़ता है, और जब हमारा उम्मीदवार भी कार्यकर्ता से मिलता है तो काफी हद तक उम्मीदवार के स्तर पर भी मान जाते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसमें चिंता की बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सब मान जाएंगे और सब एक मुखी होकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे
कि बीजेपी ने अभी देखा आपने कि जिस तरीके से बगावत की शुरू हुए, बहुत सारे लोग नाराज हुए, बीजेपी कह रही हम डैमेज कंट्रोल कर ली। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, कोई अगर सांसद हो उसको आप विधायक बनाने की कवायद कर रहे हैं, तो क्या उसके मन पर भी एक असर पड़ेगा? सांसद से मुझे विधायक बनाया जा रहा है, क्या ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ये भी तो एक प्रभावित होता है? मैं सांसद था, अब मैं विधायक के चुनाव लड़ रहा हूं, इसको थोड़ा आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने ये देखा था, विधायक से सांसद तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बन के, ओम बिरला कहो या बाकी काफी लोग जो हैं कि विधायक थे और बने। लेकिन कुछ अब देखिए, बीजेपी ने तो ये पेटेंट लिया कि अगर आप सांसद हो, मंत्री रह चुके हो, तो आपको यहाँ आने वाले टाइम में यदि जीत के आओगे तो भाजपा की सरकार बनी तो आपको मंत्री पद मिलेगा, तो फिर संतुष्टि हो सकती है कुछ। तो क्योंकि अभी तो केवल सांसद हो। जी जी। तो ऐसी स्थिति में देखिए, बीजेपी की सोच ये है कि जीत होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम जीत नहीं पाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा। देखिए, अब इस बार देखिएगा, कहा जा रहा था कि वसुंधरा जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो पहले तो मांग कर रही थी वो, तो वसुंधरा जी का नाम जब गायब करना था तो उनको कहा गया कि नहीं नहीं, आपके नाम से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने पास बैठाते तो थे, भाषण नहीं देने देते थे, तो कहते बैठते। लेकिन उसके बाद देखिएगा जिस तरह से फिर नरेंद्र मोदी का नाम भी के चुनाव नहीं लड़ रहे मुकेश जी। अब तो नरेंद्र मोदी के नाम पे थोड़ी चुनाव लड़ रहे हो आप, कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हो। अब तो ये तय हो गया ना कि हर बूथ पे कमल जीतना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गया बीजेपी को। चलिए ठीक है राजेश जी, चलिए आप फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, आपसे मैं चाहता हूं कि फाइनल कमेंट दें आप। देखिए, चुनाव बिल्कुल नजदीक है और हमारी पूरी तैयारी है जन जन तक पहुंचने की। हमारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं और हम उन्हीं को पहुंचाएंगे जन जन। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार वापस आएगी और जनता को जन सुविधाएं चाहिए, न कि भाषण चाहिए। तो हमने सदैव काम पे भरोसा किया है और काम पे ही भरोसा करते हैं। ठीक है मुकेश जी, फाइनल कमेंट प्लीज। मुकेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए, प्रदेश की जनता जो कांग्रेस का 5 साल का कुशासन था, परिवर्तन का मानस बना चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, श्याम जी आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, एक एनालिटिकल जवाब दीजिए। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। जी बिल्कुल। अगर आज आपकी डिबेट में आके कहेंगे कि नहीं हमारी सरकार जा रही है, तो फिर जाके जवाब क्या देंगे अपनी पार्टी को? तो निश्चित रूप से हर पार्टी को जीतने का अधिकार है। देखिए, जनता हराती है और जिताती है। जनता अगर आपके पक्ष में तो जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे। जीतते जीतते भी कोई हार जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला तो काफी कई स्थितियां बनी कि कोई विधायक करे जीत रहे 800 वोटों से हार गए, 600 वोटों से हार गए, जो कि पता नहीं पड़ता। और सीपी जोशी तो 1 वोट से हारने के बाद मुख्यमंत्री पद भी चला गया, भाग्य उनका ठीक था कि केंद्र में मंत्री बन गए। तो 1 वोटों से भी अगर हम, राजस्थान में बहुत अलग राजनीति का खेल हो गया है। और जिस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट वाला जब से खेल आया है कि हम शोर शराबा भी करेंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, वो कौन कर सकता है? जिसके पास है वो करेगा। लेकिन जीत हार का फैसला जब होता है, जब वो बाहर के लोग आते हैं, माहौल बना जाते हैं, जब 48 घंटे बाद शुरुआत के जब होते, जब केवल आप होते हो, आपके मतदाता होते हैं, बाहर वाले लोग नहीं होते, तो आपको जोर आता है कि हाँ, अगर जो बूथ पर अपने लोगों को पहुंचाकर सक्षम तरीके से जीत पाएगा तो निश्चित रूप से उनका सुनहरा अवसर बन सकता है। लेकिन नई बात है, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, थर्ड फ्रंट वाले चाहे भले संगठित नहीं हो, अलग अलग तरीके से हैं, इन दोनों को कितना नुकसान पहुंचाएंगे अभी थोड़ा और रुक जाइए। क्योंकि इनके बाकी कितने खड़े थे, कांग्रेस के कितने, बीजेपी के कितने, या झाड़ू कितने ले जाती है, बोतल कितने ले जाती है, या बाकी के लोग जो भी कितने ले जाने में सक्षम हो पाते हैं, तो उसके बाद चुनावी रंग आपको दिखेगा। ये 9 चुनावी रंग देखने को मिलेगा, ये बेहद दिलचस्प होगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्याम सुंदर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने बात की कि आखिरकार राजस्थान में ये जो थर्ड फ्रंट की तरफ आगे बढ़ रही सियासत कितना कारगर साबित हो, क्योंकि अभी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस यही सरकार रहती थी। लेकिन इस बार खेला बिगड़ेगा, क्योंकि इस बार राजस्थान में नई नई पार्टियां जो हैं वो दमखम आजमाइश कर रही। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।